नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महागठबंधन में फंसी सीटों पर उम्मीदवार कौन होने जा रहे हैं। जी हां, मैं कह रहा हूं फंसी सीटें। फंसी हुई सीटें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया और इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के साथ लगातार वार्ता चल रही है। कल मुलाकात मुकुल वासनिक के घर पर हुई थी। आज खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में मुलाकात के बाद जो भी फैसला होगा उसके बाद ही औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है कि कौन कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन TV9 आपको बताने जा रहा है कि आखिरकार जो भी फंसी हुई सीटें हैं वहां पर प्रबल दावेदार कौन है और किनको सीट दिए जाने की पूरी संभावना है। इस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहा है एक शानदार पैनल जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजीव पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सीधा मैं आपसे चर्चा करूंगा पूर्णिया और कटिहार को लेकर के। दो तरह की बातें आ रही हैं। एक बात यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी से कहा जा रहा है कि मधेपुरा, सुपौल, जहां से चाहें वो लड़ लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक फैसला हो नहीं पा रहा है। आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस अगर 9 सीटों पर लड़ती है जैसा कि पिछले चुनाव में लड़ी थी, तो क्या कटिहार और पूर्णिया कांग्रेस लेकर रहेगी? कहीं से बात सुनने में आ रही है कि 7 पे लड़ेगी, कहीं 9 पे लड़ेगी। और चूंकि आज महाराष्ट्र में भी जो एक सूचना आई कि 2-3 सीटों पे जिस ढंग से शिवसेना ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और जिस तरीके से संजय निरुपम की सीट पे भी शिवसेना ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं, तो ये मतलब ये जो पूरे विपक्षी गठबंधन के बीच जो लास्ट आवर में ये जो एक-एक, दो-दो सीटों को लेकर जो एक आपसी तनाव पैदा हुआ है, उसके उससे लेकर एक मतदाताओं के बीच बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अब इसके कारण चाहे जो भी रहे हो, तनाव क्यों पैदा हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि जो बिहार जैसे मामले में कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन में या जो भाजपा विरोधी एनडीए के खिलाफ जो कैंप है उसमें कोई उनके पुत्र को चुनौती देने वाले यंग लीडर्स आए, और उसमें भी पप्पू यादव की गिनती होती है कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे तो ये तो तय ही है कि कांग्रेस का जो किसी भी तरह का उभार कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहता है। और ये भी सबको ये अंदाज हो चुका है कि मुस्लिम मतदाता आज नहीं तो कल कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कांग्रेस ही कर रही है। तो इन सारी परिस्थितियों में एकदम चुनाव से पहले, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, 1-2 सीटों को लेकर जिस ढंग से, देखिए 1 या 2 सीट नहीं है लड़ाई। जब आप इतने मजबूत नेता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इतने मजबूत हैं, हर तरह से मजबूत है, चाहे संसाधन हो, चाहे संगठन हो, चाहे ढांचा हो। देखिए क्षेत्रीय पार्टियों के पास तो कोई संगठन तो होता नहीं, ये तो अपना एक जमात लेके चलते हैं, फ्यूडल स्टाइल में पार्टियों को चलाते हैं, सामंती स्टाइल में पार्टियों को चलाते हैं और आगे पावर ट्रांसफर अपने बच्चों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन लेवल की पार्टी है, आरएसएस जैसा संगठन है, और उससे जब लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो 2019 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उसके बाद किस गलतफहमी में ये एक-एक, दो-दो सीटों को लेकर जो लड़ाई हो रही है इंडिया गठबंधन में, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और लालू यादव, अगर पप्पू यादव के अगर एक पूर्णिया सीट के लिए लड़ाई है तो पप्पू यादव इशू है लालू यादव के लिए या नरेंद्र मोदी इशू है? अगर एक पप्पू यादव जैसे नेता अभी इशू है बिहार में कि पूर्णिया सीट हम उनको नहीं देंगे, तो नरेंद्र मोदी से इसका मतलब ईमानदारी से नहीं लड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से उन्हें किसी न किसी प्रकार का उन्हें भय है। और इस भय के कारण ही हो सकता है कि गठबंधन में कुछ न कुछ जो पेच फंसा रहे हो, चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनेगा तो जनता के बीच एक अलग मैसेज जाएगा।
तो अब वो भय का कारण तो आपको पता ही है, केजरीवाल साहब अरेस्ट हो गए, नहीं नहीं, लेकिन DSR की बेटी अरेस्ट हो गई। तो संजीव पांडे जी, कहा यह जा रहा है कि इस बार आरजेडी लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल मान रही है। आरजेडी समझ रही है कि लोकसभा चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल इसलिए है क्योंकि हमें तैयारी विधानसभा चुनाव की करनी है। दरअसल आरजेडी के अंदर यह टीस है कि 2020 में कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी गई थी और ज्यादा सीटें दी गई, इसलिए आरजेडी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई। इसलिए आरजेडी उन तमाम सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारना चाहती है जहां पर उसको लगता है कि उसका पुख्ता सीट है, उसकी जमीन पूरी तरह से तैयार है, तो पहले खुद को मजबूत करना चाहती है। अरुण पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी ने जो बात कही, बात सही है कि बिहार में लालू जी का जनाधार है, कांग्रेस लालू जी के कंधे पर चल रही है। कांग्रेस के समर्थक उनके सिंपैथाइजर हैं, जनाधार तो है नहीं, न संगठन है। इस हद तक कमजोर हो गई। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष जो अभी है वो लालू जी के ही घर से निकले। अब वो लालू जी से सीट शेयरिंग के लिए आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली स्थिति नहीं। खुद भी राज्यसभा में भी हाल में गए हैं लालू जी के पास है। आपको याद होगा लालू जी ने तो खुलासा किया था कि अखिलेश बने ही राज्यसभा के मेंबर मेरे ही कृपा से। जेल में जब वो थे तो सोनिया जी को फोन करके टिकट दिलवाए थे। अब वो जिस पार्टी का अध्यक्ष है, अभी सदाकत आश्रम में अखिलेश सिंह ने सोना का मुकुट पहनाया था और यहाँ तक कहा था कि बिहार में जो कुछ भविष्य है कांग्रेस का या ये तो फिर सब लालू जी के ही नेतृत्व के कारण। अब वो लालू जी 6 सीट से अधिक देना नहीं चाहते हैं। और 3 जो अभी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि पप्पू यादव की कहानी 2019 को हमको नहीं भूलना चाहिए। कीर्ति आजाद का क्या हुआ था दरभंगा में, राहुल कहाँ दिला पाए थे टिकट, ज्वाइन किए थे बीजेपी छोड़कर। अब हालत हुई कि बिहार छोड़कर झारखंड लड़ना पड़ा और फिर अब बिहार झारखंड छूट गया, कांग्रेस भी छूट गई, टीएमसी से लड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल। तो पप्पू यादव, देखिए मैं मानता हूं कि एक वन मैन आर्मी की तरह किसी भी दल, पप्पू यादव की जो छवि हो, बाहुबली छवि हो, लेकिन जनता के सवाल पर 365 दिन एक लड़ने वाला नेता की छवि है। और अब उन्होंने अपने पार्टी का विलय कर लिया। आखिर कोई भरोसा होगा, कोई बातचीत होगी तभी उन्होंने कांग्रेस का विलय किया कांग्रेस में। अब राहुल पुनिया सीट निकलवाने को तैयार नहीं। पप्पू यादव ने खुद ही कहा कि लालू जी से मिले थे तो वो कह रहे थे कि तुम मधेपुरा लड़ो, अब पार्टी का विलय करा लो राजद। और दूसरे ही दिन पप्पू यादव ने दिल्ली में जाकर पार्टी का कांग्रेस से विलय कर लिया। तो 3 जो लोग हैं अभी, राहुल न तो बेगूसराय में कन्हैया का चुनावी बैतरनी पार लगा सके। लालू जी ने पहले ही कह दिया कि बिहार में बेगूसराय तो सीपीआई का वो लेनिनग्राद है, वहां से सीपीआई नहीं लड़के कांग्रेस कैसे लड़ेगी। और ये कहते हुए एक न सुनी, और यहाँ डी राजा आए, एक दिन मिले लालू जी से, दूसरे दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि बेगूसराय से हमारे अजय राय होंगे, वो भी यादव ही। तो कुल मिलाजुलाकर पहले ही फर्स्ट पेज का चुनाव हो रहा है, नामांकन का लास्ट दिन है और निखिल कुमार को पहले ही निपटा दिया। वहां जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है राजपूत के लिए बिहार में, औरंगाबाद सीट, वहां कुशवाहा को टिकट दे दिया। पिछली बार भी निखिल कुमार की गाड़ी छूट गई थी वहां। मतलब अरुण पांडे जी, आप साफ कह रहे हैं और ये बात कल मैं भी कह रहा था कि पिछली बार भी कीर्ति झा आजाद धोखा खा चुके हैं। आए थे दरभंगा लड़ने, लेकिन उनको झारखंड जाना पड़ा था। और इसी तरीके से आश्वस्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि पप्पू यादव वो खिलाड़ी नहीं है। पप्पू यादव अड़े हुए हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कांग्रेस दिला पाई तो ठीक है, नहीं दिला पाई तो निर्दलीय लड़ेंगे। पर कटिहार में भी मामला फंस रहा है। कटिहार की भी स्थिति साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसलिए हो रहा है डॉक्टर संजय ये कि सुपौल और मधेपुरा दोनों जगह टिकट फंस रहा है। मधेपुरा में कई नामों की चर्चा है, सुपौल में एक विधायक है आरजेडी के, वो घूम रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। आप क्या देख रहे हैं चारों सीटों को लेकर के? आपको लग रहा है कि जो चर्चा चल रही है कि 9 सीटें कांग्रेस ले चुकी है, बात बन गई है, जबकि आरजेडी के सूत्रों से पता चल रहा है कि 7 सीटें से ज्यादा नहीं दी जा रही है, पूर्णिया किसी हालत में नहीं दिया जाएगा, 7 से 8 हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता। आपको क्या सच्चाई दिखाई पड़ रही? आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, कल तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे
कि पटना आएंगे तो हम अधिकृत तौर पर घोषित कर देंगे कि हम अपने गठबंधन के साथियों को कितने सीटें दें। सब कुछ सही है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये 9 वाली बात वो नहीं बताए। और कुछ खबरें प्लांटेड होती हैं कि वो कराई जाती है प्लांटेड, कि चलो इसको डालो, सोशल डोमेन में है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसी के बहाने होगा कि आप तो कह करके मुकर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है कि इस तरह की कोई बात आरजेडी कांग्रेस में नहीं हुई है कि 9 सीटें आपको हमने दे दिया। कांग्रेस तो कह ही रही है कि जब हम 19 में 9 सीट पर लड़े थे तो हम आप 6 पर कैसे लड़ लेंगे, 7 पर कैसे लड़ लेंगे, 8 पर कैसे लड़ लेंगे। अब वेणुगोपाल जी से लेकर के खड़गे जी तक के यहाँ बैठक हो गई। और तेजस्वी ने एक बात और कही कि जब मैं पटना लौटूंगा तब मैं इसकी अधिकृत तौर पर घोषणा करूंगा कि हम लोगों में सीटों का बंटवारा कितना कितना हुआ, कांग्रेस के हिस्से में कितनी गई, आरजेडी कितने पर लड़ रही है और लेफ्ट पार्टियां कितने पर लड़ रही है। तो ये बात तो तेजस्वी अगर नहीं बोल रहे या कांग्रेस के कोई नेता नहीं बोल रहे कि हाँ 9 सीटें हमें मिल गई, अगर कांग्रेस के भी कोई लोग बोलते हैं कि भाई 9 सीटें हमारे हिस्से में आ गई, अब पेच यहां फंसा हुआ है कि कौन सीटें हमारी मिलेगी। और कल भी मैं कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव जो परसों तक कह रहे थे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पुड़िया नहीं छोड़ेंगे, वो पप्पू यादव की कल भाषा बदल गई थी और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो अधिकृत लोग हैं जो इसके लिए तय करेंगे, निर्णय लेंगे, हम उनके निर्णय से अलग नहीं जाएंगे। आखिर ये मरने मिटने वाले आदमी उस निर्णय के साथ कैसे हो गए? तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पप्पू यादव से भी बात हो रही होगी कि राजनीति लचीलापन से होता है, जिद से नहीं होता है। और बिल्कुल कृति आजादी का जो है वो सटीक उदाहरण है कि राहुल जी ने कह दिया, प्रियंका जी ने कह दिया, पप्पू यादव पार्टी का विलय करा लिए, बस अब ये अड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष की ताकत नहीं है कि वो अड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे, तो फिर बाकी लोग क्या अड़ जाएंगे भिड़ जाएंगे और उसके बाद वो चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन कल की मुलाकात में इसी बात को रखा गया है कि दरअसल राहुल जी और प्रियंका जी ने पप्पू यादव को यह एश्योरेंस दिया है, अगर अब उनकी ही बातें नहीं चलेगी तो पार्टी में उनका मान क्या रह जाएगा। और मैं आपको बताऊं संजीव जी, मेरी कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, वो भी यही बात खुल करके कह रहे हैं कि पिछली बार जो कीर्ति झा आजाद के साथ हुआ था वही अगर पप्पू यादव के साथ होगा तो आखिरकार कांग्रेस में भी राहुल और प्रियंका की बात नहीं चलेगी तो फिर उनका मान क्या रह जाएगा, सम्मान क्या रह जाएगा, उनकी बात क्या रह जाएगी। क्या कांग्रेस की टिकटें भी लालू प्रसाद ही तय करेंगे, इस तरह की बात कही जा रही थी। ऐसे में हम आपको बताएं कि अगर पूर्णिया उनको मिल जाता है पप्पू यादव को, तो मधेपुरा में एक तरफ आरजेडी कुछ नामों को आगे भी बढ़ा रही है, जिसमें एक प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप है, रमेंद्र रवि वहां के सांसद होते थे कांग्रेस पार्टी से, उनके बेटे हैं, प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम चल रहा आनंद मंडल का, जो बीपी मंडल के पोते बताए जा रहे हैं। शांतनु बुंदेला शरद यादव के बेटे हैं, इनके नाम की चर्चा शुरू में तेज हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये पीछे जाते जा रहे हैं क्योंकि जो पब्लिक में परसेप्शन है इनको लेकर के बहुत अच्छा नहीं है। और वहां एक और जिला अध्यक्ष है जयकांत यादव, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है। ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं। सुपौल में एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है आरजेडी के तरफ से, वो घूम भी रहे हैं, सिंहेश्वर से विधायक हैं चंद्रहास चौपाल। कहा जाता है कि चौपाल समाज का 1.5 से 2.25 लाख विधायक मतदाता है, माफ करिएगा। पर फिर जाके पेंच फंस कहां रहा है, तो पेंच फंस जा रहा है पूर्णिया और कटिहार को लेकर के। जब तक ये दोनों नहीं सुलझेगा तब तक सुपौल और मधेपुरा भी नहीं सुलझेगा, और इसको लेकर के शिवहर भी फंस जा रहा है, मुजफ्फरपुर भी फंस जा रहा है, क्योंकि जातिगत समीकरण बिठाने में लालू प्रसाद यादव को बन नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे में फैसला हो जाएगा, लेकिन पता नहीं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग के बाद फैसला हो पाएगा भी या कि नहीं। क्योंकि एक बात बहुत गौर करने वाली है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं पटना लौटने के बाद
अधिकृत रूप से हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, अधिकृत रूप से उम्मीदवार 4 तो घोषित कर ही दिए थे सिंबल बांट के। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ये एक जो परंपरा जो होना चाहिए था, ये परंपरा के हिसाब से कि दोनों मिलके अपना सीटों का बंटवारा करके घोषणा करते तो एक अच्छा मैसेज था। देखिए, 2020 की लगातार बात हो रही है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई थी और कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दी गई। कांग्रेस ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, इस कारण से बिहार में एनडीए की गठबंधन पावर में आ गया। देखिए, अब 2020 और 2024 4 सालों में बहुत बदलाव है, पहली बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पप्पू यादव के कैंडिडेचर को 2020 के कांग्रेसी कैंडिडेटों से उसका तुलना करना बहुत उचित नहीं होगा। पप्पू यादव मैं मानता हूं कि एक मजबूत नेता है और मजबूत नेता होने के कारण उनका उन विधायकों से आप तुलना नहीं कर, उन कैंडिडेटों से आप तुलना नहीं करते जिनको 2020 में कांग्रेस ने टिकट दे दिया था और वो हार गए थे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है सर कि नरेंद्र मोदी की जो चुनौती है वो अकेला राहुल गांधी के लिए थोड़ी नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी को हराना चाह रहे हैं तो एक सीट को प्रेस्टीज इशू क्यों बनाए हुए हैं? क्या एक सीट के हार और जीत से ही एनडीए हार जाएगी? देखिए, खेल बहुत कुछ चल रहा है और उस खेल में बहुत कुछ बैकडोर नेगोशिएशन भी नेता करते हैं। और जिस ढंग से गैर वैचारिक लोगों को टिकट दिया जा रहा है, कल को सरकार कहीं एट पार बनती है। आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं आरजेडी में रह भी जाएंगे? जिस ढंग से एमपी और एमएलए तोड़े गए हैं, आपको लगता है कि वैचारिक रूप से इतने मजबूत कैंडिडेट हैं कि आरजेडी में रह जाएंगे? जैसे अशोक पत्तू की पत्नी को लड़ाया जा रहा है, वही कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है, क्या किसी जांच एजेंसी के सामने ये जांच की गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि वैचारिक रूप से अगर आपने एनडीए से लड़ाई लड़नी है तो ये छोटी छोटी चीजें कि पप्पू यादव वहां से लड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पप्पू यादव एक सीट पे लड़ जाएंगे अभी तो आपके पास 40 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार पार्टी के गठबंधन में होते और 16 सीट उनको देना पड़ता, तो अगर 2 सीट अगर आप कांग्रेस को दे देंगे, 7 की जगह आप 9 भी दे देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है? पप्पू यादव उसमें अगर शामिल होंगे तो पप्पू यादव मजबूती से लड़ाई देने वाले कैंडिडेट है। जीत हार की मैं बात नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो आप ऐसे मौके पे कांग्रेस जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी से, ठीक है नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने कई जगह कंप्रोमाइज किया उन राज्यों में भी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दे दिया, दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लेके गई, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ दोनों दलों में, एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं हमारे निचली वर्कर्स नहीं चाहते। तो ये सब कंप्रोमाइज कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी दूसरे राज्यों में किया है। तो लालू प्रसाद यादव को भी कंप्रोमाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक सीट पे आप देखिए कि लेफ्ट जो है और इंडिया गठबंधन में है लेकिन केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि एक सीट को अगर कोई प्रेस्टीज बना रहा है तो खेल कहीं और भी है, मेरा ये। अब ठीक है, चलिए। लेकिन अरुण पांडे जी, पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि हम पूर्णिया हर हाल में लड़ेंगे। तो जो मैंने नाम गिनाए मधेपुरा और सुपौल में आरजेडी चंद्रहास चौपाल को सामने रख रही है, वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। मधेपुरा में प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप का नाम बहुत आगे चल रहा है। उसके बाद आनंद मंडल का भी नाम है जो कि बीपी मंडल के परपोते हैं, जबकि इन्हीं के परिवार से निखिल मंडल जेडीयू से टिकट चाहते थे लेकिन दिनेश चंद यादव को फिर से टिकट दे दिया गया। तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि फिर ये स्थिति अगर पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ते ही हैं तो इन दोनों उम्मीदवार को आप कितना मजबूत मानते हैं, खास तौर पर सुपौल में दिलेश्वर कामत के सामने और मधेपुरा में अगर प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप होते हैं या आनंद मंडल होते हैं तो ये कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे दोनों सिटिंग सांसदों के सामने? देखिए, अभी तो मधेपुरा में लालू यादव तो चाहते थे कि पप्पू यादव लड़े, और वो यदि नहीं लड़ते तब ये विकल्प जो 2 नाम आपने कहा है वो है। वहां तो चंद्रहास चौपाल का अकेला नाम है, अति पछड़ा बहुल्य क्षेत्र है और वहां चौपाल जाति की एक बड़ी आबादी है। वहां तो पहले चर्चा थी कि जो विष्णुमोहन कुमार भी लहराने वाले हैं, लेकिन अब चंद्रहास चौपाल सीटिंग एमएलए हैं और कहीं ना कहीं लालू जी ने सुपौल को लेकर
पिछली बार तो रंजीता रंजन लड़ी थी, कामयाब नहीं हुई, अब वो राज्यसभा की मेंबर है। तो अभी ये दो जो आपने नाम बताया, इसमें फिलहाल तो अब वहां सिटिंग एमपी हैं दिनेश चंद्र यादव, उनका खुद भी रेपुटेशन बहुत कंट्रोवर्सी नहीं रही है। और वो नाम तो यहाँ जो चुनाव लड़ना है वो इसमें दिनेश चंद्र यादव या जो भी एनडीए के सिटिंग एमपी हैं, वो नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम पर लड़ना है। और वोट समीकरण है, एक तरफ लालू वोट है, बिहार में राजनीति की दो धुरी है, एक तरफ लालू प्रसाद है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। और वहां ज्यादा बहुल क्षेत्र है मधेपुरा, और ये बात सही है कि वहां मधेपुरा में अब पिछली बार तो दिनेश चंद्र यादव हैं और फिर एंटी लालू वोट है वो मिलता है, उस समीकरण से वहां दिनेश चंद्र यादव जीतते रहे। अब इस बार जो कैंडिडेट पहले कौन आता है, उन दो जो नाम आपने गिनाया है उसमें कौन भारी पड़ेगा, पहले अवसर तो मिले कौन लड़ता है। ये तो लालू जी ने यदि दो नाम जो जिस पर चर्चा की आपने कि केपी मंडल के और निखिल मंडल, तो बात नहीं बनी। अब दिनेश चंद्र यादव के सामने इस बार नीतीश जी ने लिस्ट लिया ही नहीं, सब सिटिंग एटिंग कर दिया, एक तरह से कहिए उनको तो मोस्टली सिटिंग एमपी को ही टिकट दे दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरे लालू यादव इसको माई से आगे जो बाप की समीकरण की बात की थी ना, उसमें भरसक की असेंबली चुनाव को लेकर लालू यादव कुछ उसी ओर बढ़ गए। इस चुनाव जानते हैं कि इस चुनाव में, और ये बात भी मैं प्रारंभ से मेरी अपनी दृढ़ राय है कि बिहार में 39 जो जीती हुई सीटें हैं एनडीए की, वो जीत को दोहराना कठिन चुनौती है, मुश्किल है। इस बार वो शायद वो स्थिति नहीं होगी कि 40 में 39 सीट एनडीए ने जो जीत रखी है। इसमें कई कारण, एक तो आपने सीटिंग गेटिंग सब कर दिया है तो उनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। दूसरी बात है, ये बात सही है कि दो धरा इधर आया है, अब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इधर आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला कर एक अपने भी कारण है। अब देखिए नवादा सीट है, वहां से सब मालूम है कि यादव जो है मोस्टली वो लालू यादव का भी जादू चलता है और 80% यादव भी यदि वहां देंगे, और कुशवाहा पर वहां श्रवण कुशवाहा पर दाव लगाया है लालू यादव। तो कुल मिला जुला कर स्थिति जो मैं देख रहा हूँ इस चुनाव में कि पूर्णिया ने तो खुद एक मेरिट है पप्पू यादव, वहां कांग्रेस के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट कौन था? पप्पू यादव के पूर्णिया में एक उनका दावा बना तो एक दबंग कैंडिडेट मिल गया। अब ये तो कांग्रेस को सोचना है कि भाई जिसको इतना सम्मान देकर बुलाया, पार्टी का विलय कर दिया और उसको टिकट नहीं दिला पाएंगे तो खुद राहुल हंसी के पात्र होंगे, जैसे पिछली बार कीर्ति आजाद को लेकर बने। नहीं, कन्हैया को टिकट ठीक है, पर हंसी के पात्र तो कन्हैया उनके इतने प्यारे हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाया बेगूसराय से। उनके साथ घूम रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में डॉक्टर संजय, और जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है जिसको लोग सुनते हैं तो वो कन्हैया कुमार है। और जिस तरीके से लेफ्ट ब्रिगेड से राहुल गांधी घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, खासतौर पर जेएनयू के कई ऐसे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट से वो घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे में कन्हैया कुमार का बेगूसराय से टिकट नहीं मिलना अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की कितनी चल रही है, या कांग्रेस लालू प्रसाद के सामने किस तरीके से घुटने टेक दे रही है। पर सवाल यह है कि पूर्णिया की वजह से सुपौल और मधेपुरा तो फंस रहा है। हमने कुछ नामों की भी चर्चा की, आप अगर सहमत हैं तो आप कुछ इसका जवाब दीजिएगा। पर यह शिवहर और मोतिहारी में क्या पेच फंस रहा है डॉक्टर संजय? शिवहर और मोतिहारी को लेकर के घोषणा क्यों नहीं हो रही है? शिवहर में भी नाम नहीं लिया जा रहा। एक तरफ लवली आनंद चुनाव प्रचार कर रही हैं, जबकि शिवहर में 2-3 नाम लिए जा रहे हैं। रितु जायसवाल का भी नाम है, रमा सिंह का भी नाम है, और एक कहा जा रहा है कि फारूक है जो कि बड़े बिजनेसमैन हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, हर समाज में उनका वोट है, हर समाज में उनकी पैठ है, लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव घोषणा नहीं कर रहे हैं। यही हालत पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का है। वो सीट क्यों फंस रहा है? और इसी से जुड़ा हुआ मुजफ्फरपुर सीट पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रहा है। वजह क्या है, मैं चाहूंगा आप प्रकाश डाल। देखिए, पहले कन्हैया कुमार के बारे में मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार तो इनके कांग्रेस के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। इनको बजाते कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इतना जल्दी जिनकी एंट्री होती है उनको जगह नहीं मिलती है। और पिछली बार भी मैं बता रहा हूं 2019 में
कन्हैया कुमार के साथ एक भी मंच तेजस्वी ने साझा नहीं किया। तो अगर कन्हैया कुमार को लेकर के आरजेडी अड़ी हुई है और डी राजा निकलते हैं और नाम की घोषणा कर देते, पांडे जी अभी बता रहे थे, अपने आप में आश्चर्य। दूसरी चीज जो आप शिवहर की बात कर रहे हैं, देखिए सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू वैश्य जाति के उम्मीदवार थे जो सिटिंग एमपी हैं, और शिवहर में भी रमा देवी वैश्य समुदाय की। अब भाजपा ने देवेश चंद्र ठाकुर चले गए जेडीयू से, और शिवहर से चली गई लवली आनंद, दोनों अगड़ी जाति से चले गए। उस स्थिति में ये महागठबंधन तय नहीं कर पा रही है कि क्या किसी वैश्य समाज पर दांव लगाया जाए, जिस वैश्य समाज की बात आप कर रहे हैं। मोतिहारी के बारे में लग रहा था कि अगर 2 वैश्यों का टिकट काटा गया तो पश्चिमी चंपारण से तो हैं संजय जायसवाल, लेकिन मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की जगह पर किसी और का नाम हो, तो वहां पर डॉक्टर राजेश कुशवाहा, वो शालिनी मिश्रा उनको हराई थी केसरिया से, उनका नाम महागठबंधन में है और आरजेडी उनको लड़ाना चाहती है। आपको भी पता है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे को भी मोतिहारी से लड़ाना चाहते हैं। अब उस स्थिति में भी पेच फंसा हुआ है कि क्या आकाश लड़ेंगे या राजेश कुशवाहा लड़ेंगे। अब ये 2 नामों को लेकर के ये है। शिवहर को लेकर के एक चर्चा है कि क्या शिवहर में किसी वैश्य समाज के ही उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा, और वैश्य समाज के उम्मीदवार होंगे तो वो कौन होंगे, रितु जायसवाल होंगी या और 2 नामों की बड़ी मजबूती के साथ चर्चा है, वो होंगे, कौन होंगे। रितु जायसवाल भी महिला मोर्चा की इनकी थी और कुछ दिन तक स्पोक्स पर्सन भी आरजेडी की रही थी, लेकिन रितु जायसवाल से भी कद्दावर इनके आरजेडी के साथ कई नेता हैं जो वैश्य समाज से है, उनको लड़ाने की बात चल रही है। फिर सीतामढ़ी पर भी एक बात है, तो मोतिहारी में कुशवाहा लड़ेंगे, इसकी बात करीब करीब महागठबंधन ने एक तरह से तय ही कर दिया था कि राजेश कुशवाहा वहां से उम्मीदवार होंगे। अब राजेश कुशवाहा और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। मोतिहारी में के बाद अगर शिवहर में आते हैं तो वैश्य से कौन, इस पर पेच फंसा हुआ है। और आपने ठीक कहा कि क्या लवली आनंद के खिलाफ अगर पोलराइजेशन होता है राजपूत समाज का, तो क्यों ना रमा सिंह को ट्रांसफर कर दिया जाए वैशाली से। क्योंकि वैशाली में बात चल रही है कि अगर रमा सिंह वहां जाएंगे और जैसे ही चिराग कोई राजपूत जाति का उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो यहाँ पर वो या तो मुन्ना शुक्ला को या किसी और को भी टिकट देने की बात आरजेडी सोच रही है कि हम मुन्ना शुक्ला को टिकट दे देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन कहां से। तो कई सीटों पर जो नामों की घोषणा नहीं हुई है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि औरंगाबाद में ठीक बता रहे थे कि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और निखिल बाबू का इंटरव्यू अभी भी चल रहा है। इन्हें नहीं, कांग्रेस नाराज है, ऐसे थोड़े होता है, उनके घोषित कर देने से क्या हो जाएगा, वही उम्मीदवार थोड़े होंगे। तो अब सोच लीजिए, तो पेच तो फंसा हुआ है। और ठीक आपने कहा कि शिवहर हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, वैशाली हो, इन सीटों को लेकर के इवन मुजफ्फरपुर में भी पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी के प्रतिनिधि ने हमसे कहा कि भाई अगर लालू प्रसाद जी इस बात की घोषणा कर देंगे ना कि हाँ हमारी जब सरकार केंद्र में बनेगी तो हम इस समाज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिला देंगे, तब भी हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अब कहां कौन कौन कैंडिडेट किस तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी जी की उस बात में कि मैं पटना लौटूंगा तो मैं अधिकृत तौर नामों की घोषणा कर दूंगा, कौन कहां से लड़ेंगे, कितने हिस्से में किनकी सीटें गई, कौन कितना पर लड़ रहा है, थोड़ा सा और हम लोगों को इंतजार करनी होगी। लेकिन आपने मुजफ्फरपुर की बात कही, अब कुछ नया नाम चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अजय निषाद, जिनको टिकट मिलना था बीजेपी से कट गया, सिटिंग सांसद हैं, अब दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अजय निषाद कांग्रेस के संपर्क में है संजीव पांडे जी, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है आप तैयारी करिए। अजय निषाद अभी कह रहे हैं कि ठीक है अभी मैं सोच करके बता रहा हूं। दरअसल अजय निषाद नाराज इसलिए हैं कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका टिकट काटा जा रहा है,
और दरअसल उनके भीतर इसी बात को लेकर के नाराजगी है। उनको लग रहा है कि हमें ह्यूमिलिएट किया गया है, अगर पहले बता दिया गया होता तो हम अपने नाम को विड्रॉ कर लेते। लेकिन बीजेपी के तरफ से दलील दी जा रही है कि आपको 10 साल मौका दिया नेता बनने का, लेकिन आप निषाद के बीच में नेता नहीं बन पाए, उनसे कनेक्ट नहीं बना पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस जो विजेंद्र चौधरी का नाम ले रही थी पहले, अब अजय निषाद का नाम चलने लगा है। जबकि इस बीच ये भी बात चल रही है कि मुजफ्फरपुर में 4 लाख से ज्यादा भूमिहार हैं, तो वहां कोई भूमिहार उम्मीदवार क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस में इसको लेकर के भी कुछ नेता कल मुझसे कह रहे थे कि वहां से ऐसा भी किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह का पेच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए आगे बढ़कर के तैयारी कर रही है, लोजपा रामविलास की पार्टी ने भले ही 3 सीटों पर औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन एनडीए ने बाकी सब सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पर आप देखिए, पूर्णिया की वजह से सुपौल मधेपुरा फंस रहा है, समझ में आता है, कटिहार फंस रहा है, समझ में आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर क्यों फंस रहा है, मोतिहारी क्यों फंस रहा है, ये समझ से परे है। शिवहर क्यों फंस रहा है, ये समझ से परे है। भागलपुर क्यों फंस रहा है, वहां से कौन लड़ेगा, ये समझ से परे है। आखिरकार चल क्या रहा है, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्योंकि भागलपुर से भी चर्चा थी कि अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं, और अगर एक भूमिहार भागलपुर से उतरता है तो मुजफ्फरपुर में फिर चांसेस नहीं होंगे, फिर मुजफ्फरपुर में अजय निषाद या विजेंद्र चौधरी हो सकते हैं। इस तरह की भी बात सुनी जा रही है। आखिरकार इन उम्मीदवारों की स्थिति जो भी हो, लेकिन महागठबंधन के भीतर की स्थिति इन सीटों पर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, आपने मोटा मोटी जो 2 सवाल पूछा है उसको मैं उसमें जवाब दे देता हूँ। जहां तक बात है कि अजय निषाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, भारतीय राजनीति में एक बड़ी विडंबना है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप्स, एनी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है, वो जब किसी का टिकट कटता है तो अपने वर्कर को नजरअंदाज करके, जो पिछले कई सालों से लगा होता है, टिकट की संभावना तलाश रहा होता है, उसको नजरअंदाज करके एक आयातित व्यक्ति को टिकट कोई भी राजनीतिक दल देता है, उसमें क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, या क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, और जितने भी राजनीतिक दल है देश भर में। जैसे अभी क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर भाजपा के सिटिंग एमपी राहुल कासवान थे, सीकर या चूरू किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से थे, उनको पार्टी ने टिकट दिलाई दिया। अगले दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार राहुल कासवान को घोषित कर दिया, और 2 बार से सांसद थे राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा ही है कि जो विधायक जो थे कांग्रेस के, जिन्होंने रिजाइन किया, उनको भाजपा में चले गए और उनको टिकट की घोषणा हो चुकी है। अब वहां क्या स्थिति आ गई है कि वहां पे जितने भी भाजपा के कैंडिडेट थे जो इलेक्शन की तैयारी, पिछला चुनाव लड़े थे या तैयारी कर रहे थे, वो अब आज या कल से कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी उनको उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, और कम से कम 6 सीटों पे जहां पे बाई इलेक्शन, उसमें से 3 से 4 कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से इम्पोर्ट किए हुए उम्मीदवार होंगे। तो बिहार ये कोई अलग नहीं है हमारा राजनीतिक चरित्र है, क्योंकि हम कोई यूरोपियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना तो लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई वैचारिक तरफ से ना कोई रिपब्लिकन है, ना कोई डेमोक्रेट है, और ना कोई टोरी है, ना कोई लेबर है, जैसे यूपी में इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ तो है कि व्यक्ति के बेस पे पॉलिटिक्स होता है, विचारधारा कौन है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जैसे स्टेट में 10 पार्लियामेंट सीटों पे 6 कांग्रेस के कैंडिडेटों से चुनाव लड़ रही है। आज जो 10 चुनाव भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो 6 कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो नवीन जी जिंदल हो, चाहे वो धर्मवीर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, सारे कांग्रेसी 4 इनके कैडर से बंदे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर अजय निषाद जी अगर कांग्रेस में आ जाएंगे, और मैं कहता हूं अगर कांग्रेस से सीट का ऑफर होगा तो दौड़ क्यों आएंगे, क्योंकि वो बेटिकट हो चुके हैं, और उनको लगता है कि बिहार में जो है इंडिया अलायंस जो है फाइट करने की स्थिति में है, और अच्छी लड़ाई होगी तो कौन सांसद बनना नहीं चाहता। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे तो वैचारिकता का कोई मतलब नहीं है, ना कोई कैडर और अपने वर्कर की तरफ ध्यान देता है। अगला लगता है कि वो आ रहा है, उसके पास धन कितना है, बल कितना है, उसकी जाति का वोट कितना है, और हमें इस माहौल में जिताने की क्षमता रखता है कि नहीं। अब बात आ गई दूसरे की, आपने भूमिहार सीट की बात करी मुजफ्फरपुर। देखिए, भूमिहार जाति ने
धीरे 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 अपनी सीटों को गंवाया है, लेकिन राजपूत अपनी सीटों को मेंटेन करके रखे हुए हैं। राजपूत सांसदों का जो सीट था, जो राजपूत बहुत सीट, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, वो सब मेंटेन किए हुए हैं। आप देखिए उनकी टिकटों में सिर्फ अगर कविता सिंह का अगर आप अंदाज लगा सकते हैं, कविता सिंह एक है सिवान की जिनका टिकट मुझे कटता हुआ नजर आया है, बाकी मैक्सिमम वोट कर रहे हैं। लेकिन भूमिहारों ने वो सीट गंवा दिया। मुजफ्फरपुर तो पहले ही चला गया, जहानाबाद जैसा सीट भी नीतीश कुमार के ने भूमिहारों के हाथ से छीन लिया, कटिहार सीट भी छीन लिया। भूमिहार के पास अब सुरक्षित तो सीट बचा हुआ है, एक नवादा है, एक बेगूसराय है। चूंकि जेडीयू को एक भूमिहार खड़ा करना है तो ललन सिंह को खड़ा किए हुए है। भूमिहारों की इस स्थिति के लिए ये भूमिहार खुद जिम्मेवार है। पहली बात तो ये कि अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हुए, या अति राष्ट्रवादी जाति है ये। राष्ट्रवाद का इतना जबरदस्त घोल है इनमें कि भाजपा नहीं छोड़ेंगे चाहे हमको टिकट मिले ना मिले। अरे भैया, अगर अपनी सीट बचाए रखनी है तो जहां आरजेडी को मदद करना है वहां कर दो, जैसे राजपूत लोग करते हैं। राजपूत आरजेडी में भी है, लालू प्रसाद यादव के सहयोगी भी अच्छा खासा रहे, भूमिया और इधर भी है, भाजपा में है। आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर राजपूतों की स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सांसद है, मतलब राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, हर जगह उनके सांसद आपको मिल जाएंगे और बहुत जिता के लाए हैं, जिताने की इनकी क्षमता है और एक्टिव रहते हैं, किसी भी पार्टी में हो या मदद करते हैं जातीय बेस पे। वो भूमिहारों को नहीं है, वो राष्ट्रवाद में अभी है। अभी राष्ट्रवाद में अपने 2-3 सीटें खो चुके हैं, चाहे मुजफ्फरपुर को दिया हो चाहे जहानाबाद को दिया हो, 1-2 सीट बचा हुआ है जो तो हो सकता है कि बेगूसराय में अगर अवधेश राय जीत जाए तो वो भी सीट जाएगी इनकी, जो बेगूसराय जो इनका गढ़ माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये दुर्दशा के लिए जो है ये भूमिहार जाति खुद जिम्मेवार है। मुजफ्फरपुर सीट की दावेदारी तो छोड़िए, जहानाबाद जैसी सीट अब इनके पास नहीं बच रही है तो मुजफ्फरपुर पे दावेदारी कहां से कर लेंगे। मेरा ये मानना है। पटना से कभी होते थे डॉक्टर सीपी ठाकुर जीतते थे, कांग्रेस के सांसद होते थे। पटना सीट पे कोई भूमिहार आज सोच नहीं सकता कोई चुनाव लड़ ले। तो कटिहार तो चलिए भूमिहार बहुल इलाका नहीं था, वहां से जीत जाते थे, निखिल चौधरी जीते थे। लेकिन पटना, जहानाबाद, ये जो बेल्ट है मुजफ्फरपुर, जहां भूमिहारों की आप बात कर रहे हैं, वो सीट तो भूमिहारों के हाथ से छीनी ही गई है। और ये जो है इसके लिए कोई हम नहीं समझते कि अकेला लालू प्रसाद यादव को जिम्मेवार मानेंगे। वैसे नहीं तो नहीं नीतीश कुमार नहीं नहीं को भी खैर हम जिम्मेवार मानेंगे। मैं कास्ट इक्वेशन की बात कर रहा था कि दरअसल इक्वेशन के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह की बात कर रहे थे, आरजेडी के भी कुछ नेता इस तरह की बात कर रहे थे कि अगर जैसे लालू प्रसाद की रणनीति ये है कि वैशाली से लोजपा, रामविलास अगर राजपूत समाज से किसी उम्मीदवार को उतारती है तो मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज की तरफ से उतरेंगे, फिर मुजफ्फरपुर में कुछ और दिखेगा। तब विजेंद्र चौधरी का नाम चल रहा था, तब विजेंद्र चौधरी हो सकते थे, या फिर अभी अजय निषाद का नाम चल रहा है। मैं इसलिए क्योंकि आसपास की सीटें भी जातिगत इक्वेशन को साधती हैं ना, कि अगर इधर यहां पर आपने दिया तो बगल में हम वहां देंगे, और इस तरीके से पार्टी अपने सोशल इक्वेशन को साधती है। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे अरुण पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा संजीव पांडे जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अजय निषाद जिस तरीके से मुजफ्फरपुर से पिक्चर में आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि मुकेश साहनी का गेम आरजेडी से भी खत्म हो चुका है? क्योंकि मुकेश साहनी पशुपतिनाथ पारस की स्थिति में पहुंच गए कि उनका टेकर कोई नहीं है, एनडीए ने रिजेक्ट कर ही दिया, अब आरजेडी में भी उनकी बात बनने वाली नहीं है। अरुण पांडे जी, सही कहा आपने। इस सवाल का एक लाइन में जवाब है, हाँ, सब तरह से चले गए। अब उन्होंने ऐसी शर्त रखी और महत्वाकांक्षा इतनी थी कि उसमें ले डूबा उनको। अब वो एक तरह से फ्रीक्वेंट किसी के लिए विश्वासी नहीं रहे। एनडीए में आपने देखा कि वो 2 सीट 3 सीट चाहिए, मुजफ्फरपुर से उनकी बात बनती दिख रही। अजय निषाद के को टिकट काट कर हो रहा था कि मुकेश सहनी, फिर बात आई कि अब एनडीए में बात नहीं बनी तो कटिहार सीट को लेकर भी चर्चा हो रही कि वो यूपीए में चाहते हैं कि वहां से प्रॉक्सिमिटी बढ़ावे, वहां भी बात नहीं बनी। तो मुकेश सहनी, तो बात सही है कि मुकेश सहनी और पशुपति पारस की आज एक जैसी स्थिति होती है। ये एनडीए से आउट हो गए हैं। चचा भतीजा के इस द्वंद्व में इस बार भतीजा ने बाजी मार ली, जिस तरह से चचा ने भतीजा के साथ किया था इस बार वो देखना पड़ा। और मुकेश सहनी जो अपनी राह बिहार में पिछले चुनाव के बाद आप याद करेंगे असेंबली चुनाव के गेनर ही गेनर थे, 2 असेंबली सीट से चुनाव लड़े, हार गए,
काउंसिल में जगह मिल गई, मंत्री भी बन गए। और फिर अब यूपी में उन्होंने अपनी राह देखनी शुरू कर दी कि बिहार, यूपी और झारखंड में हम मल्लाह जाति को सन ऑफ मल्लाह जो ठहरे थे, और उन्होंने कहा कि मल्लाह को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो, अब तो ये कहने लगे थे कि कोई भरोसा भी, आश्वासन भी दे देगा उससे हम हाथ मिला देंगे। तो बीजेपी तो उनके कहने में नहीं आई, इसे कि पहले ही से ही कई राज्यों में आरक्षण का सवाल नहीं, मुझे मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है, मैं वो जो मैसेंजर है उनको भी जानता हूं, जो मुकेश सहनी के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार 3 महीने गए थे बीजेपी का दूत बन करके कि 3 सीटों पर आप लड़ लो, क्योंकि उस समय जेडीयू आई नहीं थी बीजेपी के पाले में। लेकिन मुकेश सहनी तब ये कह करके रिजेक्ट कर दिए कि कम से कम 5 सीट चाहिए, विधानसभा में 40 से ज्यादा विधानसभा सीटें चाहिए, और साथ ही साथ निषाद समाज के लिए आपको ये घोषणा करनी पड़ेगी, और सीधा मना कर दिया था। अब जब स्थिति खराब होने लगी तो बीच में यहां दिल्ली पहुंचे हुए थे, 1 सीट पर भी तैयार थे। इस तरह की बात कही जा रही थी कि 1 सीट भी एनडीए दे देगा तो वो तैयार हो जाएंगे, केवल एनडीए ये घोषणा कर दे कि सरकार बनने के बाद निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के हम सोचेंगे। लेकिन एनडीए ने वो भी नहीं किया, बीजेपी ने उस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। आरजेडी के भीतर ये सोच है कि निषाद समाज का स्वाभाविक झुकाव बीजेपी की तरफ होता है, इसलिए इनको लेने से बहुत फायदा होता नहीं है, इसलिए हम इनको ज्यादा तवज्जो क्यों दें। पर डॉक्टर संजय, चलिए मुकेश सहनी का कटिहार में तो कोई सीन नहीं बनता, अगर आरजेडी की चलेगी तो अशफाक करीम उम्मीदवार होंगे, अगर कांग्रेस मना ली तो तारिक अनवर होंगे, जैसे पूर्णिया में आरजेडी की चली तो बीमा भारती, और नहीं तो फिर पप्पू यादव। मैं अब बात करूंगा अररिया की, मधुबनी की और दरभंगा की। दरभंगा में ललित यादव तय माने जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और मधुबनी से भी अली अशरफ फातमी, उनको तय माना जा रहा है, पूर्व मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। और जहां तक अररिया का सवाल है तो शाहनवाज आलम को टिकट लगभग दिया जा चुका है, यहां कोई शक नहीं है। मतलब अगर आप कोसी सीमांचल की बात करें और एक तरीके से देखें तो आरजेडी पूर्णिया भी चाहती है, कटिहार भी चाहती है, अररिया भी चाहती है, कहते वो सीमांचल में बिल्कुल नहीं चाहती है आरजेडी कि कांग्रेस को घुसने दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स के पास कांग्रेस नाम का कोई चॉइस नहीं हो। मैं ये बड़ा स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अररिया में भी शाहनवाज आलम का नाम है, जो 17 महीने में मंत्री थे महागठबंधन में, एआईएमआईएम से आए थे, वैसे पहले आरजेडी में रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज बीमा भारती ने घोषणा कर दी है कि मुझे सिंबल मिल गया है पूर्णिया से, और 3 अप्रैल को मैं नॉमिनेशन करने जा रही हूं। पप्पू यादव मेरे गार्जियन है, तो जो हम लोग जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, अब सोच लीजिए कि बीमा भारती ही दावा कर दी कि हमें सिंबल मिल गया और हम 3 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगे पूर्णिया से, तो सोच लीजिए व्यूअर को हम लोग क्या बता रहे हैं। और एक और इंफॉर्मेशन, अजय निषाद आज सम्राट चौधरी से मिले, तो अगर अजय निषाद को लग रहा होगा कि कांग्रेस हमें टिकट दे रही है या उस पाले में होते तो सम्राट चौधरी से उनकी लंबी मुलाकात हुई है। अब क्या उनको आश्वासन मिला, क्या एश्योरेंस मिला, मुझे नहीं पता है। और आज भाजपा के स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट आया है उसमें कई ऐसे लोगों का नाम भी है जिनका टिकट कट गया है, वो अश्विनी चौबे हो या और हो। तो एक तो कि ये बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है कि भाई कैसा महागठबंधन है जिसमें वो दावा कर रहे, अभी हम निखिल बाबू की बात कर रहे थे कि आज तक वो प्रेस को ब्रीफ ही कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि कांग्रेस नहीं चाहेगी और आरजेडी सिंबल बांट देगी और आरजेडी कैंडिडेट तय कर देगी। अब निखिल बाबू उम्र के इस पड़ाव पर वो अलग बोल रहे हैं, इधर पप्पू यादव मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्या क्या बोल गए भाई मुझे नहीं पता है। वो एक्सपोज पर पूरा लिख गए। बीमा भारती कह रही है कि हमको तो सिंबल मिल गया, आप 3 अप्रैल को हम नॉमिनेशन करेंगे।
क्या लगता है कि जब तक अधिकृत तौर पर आकर के तेजस्वी जी घोषणा नहीं कर देते हैं तो इस दावेदारी का कोई मतलब है कांग्रेस का? अगर कांग्रेस दावेदारी कर रही है तो करते रहे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो 9 सीटों की बात हो रही है, वो 9 सीटों की बात तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक दिन मैं और अरुण पांडे जी एक संयोग से एक पैनल में बैठा हुआ था और एक कांग्रेस के नेता कह रहे कि हमारे पास बड़ा दिल है, हम त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, और हम लोग दोनों इस बिंदु पर गए कि आप इतने बड़े त्यागी हैं कि आपको कांग्रेस एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देगी तब भी आप महागठबंधन में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के कुछ भी कहने से कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल शांत भाव से राजद जो भी हमारी झोली में डाल देगी चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। जहां कांग्रेस इस तरह के स्टैंड ले रही है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा कड़ा रुख अपनाई है तो बात कुछ बन रही है। लेकिन अब सोच लीजिए, जिस पूर्णिया को लेकर के, पप्पू यादव को लेकर के भी हम लोग 15 मिनट से उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि क्या होगा पूर्णिया का, क्या होगा पूर्णिया का, फिर मधेपुरा और सुपौल का क्या होगा। अब बीमा भारती कह रही है कि हम तो 3 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगे और हमको सिंबल मिल गया। क्या बीमा भारती ऐसे ही हल्केपन में इस तरह की बात बोल गई, या उनको ग्रीन सिग्नल मिला होगा आरजेडी से तब वो बोल रही है? क्योंकि अगर उनको चुनाव लड़ना है और गंभीर कैंडिडेट है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गॉसिप में इस तरह की बात वो बोल रही है। तो अगर आरजेडी कौन सीट देती है कांग्रेस को और कांग्रेस कितना स्टैंड लेती है, तब ना हम लोग सीट पर बात करें कि भाई मुजफ्फरपुर देगी कि भागलपुर देगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्विक आंसर चाहूंगा क्योंकि समय सीमा की अवधि हम लोग लगभग पार कर चुके हैं। संजीव पांडे, आपको नहीं लगता जिस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटक के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मुस्लिम अब हमारी तरफ देख रहा है और क्षेत्रीय दल मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, अब कांग्रेस से हमें अलायंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूर दिखे, 17 सीटें दे दी, जबकि विधानसभा चुनाव में 2% वोट कांग्रेस को आया था। वैसे ही आप अगर देखें तो आरजेडी सीमांचल की सारी सीटें किशनगंज को छोड़ करके अपने पास रखना चाह रही है। मतलब आरजेडी कांग्रेस से अलायंस तो करना चाह रही है, पर सीमांचल की सारी सीटें जो कि मुसलमान बाहुल्य सीटें हैं वो अपनी झोली में रखना चाह रही है। 2 लाइन में आंसर दीजिएगा प्लीज। आरजेडी 28% की पार्टी है, उसमें 15 से 16% अल्पसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक ज्यादा दिन तक इनके पास नहीं रहेंगे, ये भी अब जान लीजिए। वो क्या कांग्रेस को माइनस करे चाहे प्लस करे, टिकट दे या ना दे, क्योंकि उन्होंने अपने को बुलडोजर से बचाना है फ्यूचर में। वो तो कांग्रेस के तरफ जाएंगे। अब ये लालू प्रसाद यादव ने आके डिसाइड करना है कि उनको कैसे बचा के रखना है। अगर कांग्रेस को वहां ना लड़ने देकर अगर ये सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक उनके पास गारंटेड रहेगा तो ये भूल जाए। राजनीतिक परिवर्तन होगा, अल्पसंख्यक 100% आज नहीं जाए, 2 साल बाद जाए, वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। और इस चीज को बखूबी लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं और इस कारण से चाहते होंगे कि कांग्रेस वहां न लड़े, कांग्रेस उनको वहां विकल्प के रूप के ना देखे। तो हो सकता है, आपकी बात सही है। अरुण पांडे जी, आप मान रहे हैं कि मुस्लिम बहुल सीटों को आरजेडी हथियाना चाह रही है, इसीलिए कांग्रेस को वहां एंट्री देना नहीं चाह रही है सिवाय किशनगंज के? आरजेडी का एम तो समीकरण है उसका, यही उसका जनाधार है। नहीं, लेकिन एम तो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, एम तो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। नहीं, ये कर्नाटक और तेलंगाना की बात कर रहे हैं। बिहार में आज भी 14.5% यादव के बाद जो 18% मुस्लिम है, यही सोशल कॉम्बिनेशन बना हुआ है बिहार में। जो 90 के बाद लालू प्रसाद राजनीति की एक धुरी बने हुए हैं, चाहे सत्ता में रहे विपक्ष में, वो नहीं चाहते हैं कि उसके ही जनाधार से कांग्रेस फले फूले। यही कारण है कि आपने ठीक ही कहा, सीमांचल की वो सारी सीटें यदि कांग्रेस नहीं जीती होती किशनगंज, तो शायद किशनगंज भी नहीं मिलता। जैसे अभी नीतीश कुमार ने एनडीए में सिर्फ अररिया सीट आप छोड़ करके बीजेपी को सभी सीट वो सीमांचल की सीटें और फिर अंग प्रदेश जिसको भागलपुर, जमुई और बांका कहें, वहां लड़ रही है। और वहां तो सच पूछिए, नीतीश कुमार ने उसी तरह से सीमांचल में दाव किया है। तो क्यों लालू प्रसाद चाहेंगे कि जनाधार उनका और कांग्रेस को फल नहीं, तो पहले से उनकी दिल जला रही है। चलिए, बिल्कुल, आपने कह दिया।
निश्चित तौर पर महागठबंधन में पेच फंस रहा है और डॉक्टर संजय ने बड़ी घोषणा कर दी, क्योंकि जो इनके पास इंफॉर्मेशन बीमा भारती की आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पूर्णिया में पक्का पेच फंस रहा है। क्यों डॉक्टर संजय? पेच फंस रहा है, जब सिंबल मिल गया तो पेच फंस ही रहा है। 3 अप्रैल को वो नॉमिनेशन करने जा रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने जो ट्विटर पे लिखा है, क्या पप्पू यादव उस पर स्टिक करते हैं तो क्या वो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे? ये बड़ी बात है। पर कटिहार से तारिक अनवर क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। हमने तमाम ऐसी फंसी हुई सीटों की चर्चा की जिस पर अभी तक महागठबंधन ने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे में जो भी होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो डॉक्टर संजय आपका, संजीव पांडे जी आपका और अरुण पांडे जी आपका इस बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।